डॉक्टर ब्रजेश कुमार कुंवर ने 42 वर्षीय रोगी के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हाई ब्लड प्रेशर को आमतौर पर उपयोगी उपचार के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एक इनोवेटिव समाधान की ओर रुख किया और वह था रीनल डीनवर्सन। नवी मुंबई में इस न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया का उपयोग पहली बार अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई के वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रजेश कुंवर ने किया है। यह प्रक्रिया हाइपरटेंशन HT प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करती है। जो केवल दवा के जरिए हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, रोगियों के लिए उम्मीद की किरण है। रायगढ़ उरण के चेतन वाजेकर यात्रा करने के शौकीन हैं और उनकी सहानी गतिविधियों में रुचि है। वह अनियंत्रित हाइपरटेंशन से जूझ रहे थे। यह ऐसी स्थिति है जिससे कई एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं के सेवन के बावजूद हाई ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहता है। सक्रिय जीवनशैली के बावजूद उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से ऊपर रहता है, जिससे उन्हें दिल के दौरे, स्ट्रोक, किडनी फेलियर का काफ़ी अधिक खतरा था, जो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन जटिल स्थिति है जो आनुवंशिक, जीवनशैली और विभिन्न दवाओं से सेवन करने जैसे कारकों से प्रभावित होता है। अब उनको काफ़ी आराम मिल रहा है। इस बारे में उपस्थित पेशेंट और डॉक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो हम बोल रहे हैं ऐसे प्रोसीजर जो हम करते हैं वो हम इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल सेट एंड द टेक्नोलॉजी के साथ ही कर सकते हैं। तो जैसे सर बोल रहे हैं शायद ये प्रोग्रेस है, ये कोई भी के दूसरे दिन नहीं कर सकता। लकीली आप लोगों के साथ में वो स्किल सेट, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड टीम ऑल्सो। इट इज मल्टी टीम, एनेस्थेटिस्ट लगता है, कार्डियोलॉजिस्ट लगते हैं, ICU के डॉक्टर्स लगते हैं, वो नर्सिंग पे भी लगते हैं, टेक्नीशियन लगते हैं प्री डायग्नोसिस के लिए। लकीली ये इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल सेट की वजह से ये पॉसिबल है। सर इम्पोर्टेंट क्या है कि ये आप छोटे सेंटर्स में नहीं कर सकते, यू नीड टू हैव। वो जैसे आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, रेटिना हो। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका BP रूटीन दवाओं से कंट्रोल ही नहीं होता है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पेशेंट्स बाय द टाइम 5, 7, 6 साल के बाद ये आपको किडनी के पेशेंट बन जाएंगे परमानेंटली। किडनी डैमेज हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए 10 मिलीमीटर BP अगर बढ़ता है किसी का तो उसको ब्रेन के चांसेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक होने के चांसेस, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। 5 मिलीमीटर अगर BP किसी का बढ़ा रहता है तो उसको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होने के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो साइलेंट किलर है BP, उसको हमें ठीक करना है। तो अभी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो रूटीन BP की मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते हैं। अब जैसे इनको 6 मेडिसिन चल रही थी, एक ही मेडिसिन में 3 दवाइयाँ थी, वो सुबह शाम चल रही थी, उसके बाद भी BP बढ़ा हुआ था। अब ये यंग पेशेंट है और इज़ अ राइडर, इज़ अ सिविल इंजीनियर, इज़ अ राइडर। अभी कब तक आदमी दवा खाएगा, और आगे जाकर कभी दवा छूट गई तो वो जो सीवियर जो रिबाउंड ब्लड प्रेशर होता है 240 तक पहुंच गया था इनका BP, उससे ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं। तो हमने इनको RDN ऑफ़र किया, रीनल डीनर्वेशन थेरेपी। बेसिकली इस डीनर्वेशन थेरेपी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की चाहिए होता है जो अपोलो में अवेलेबल है। जो इसके कैथेटर्स होते हैं वो विदेशों से आते हैं, वो इंडिया में बनते नहीं हैं। तो वो मेट्रॉनिक का कैथेटर हमने यूज़ किया इस केस में, और हमने ये प्रोसीजर 1.5 से 2 घंटे में किया। इसमें जो हम लोग जो नर्व्स को एब्लेट करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से करते हैं। मतलब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का हार्ट के ऊपर कोई या बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम पहले भी हार्ट में यूज़ करते रहते थे जब अरिथमियास को ट्रीट करते थे। आपने सुना होगा EPS RFA। तो इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है नहीं, और बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर हो गया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। इनफैक्ट जब हमारा प्रोसीजर ख़त्म हुआ तो टेबल पे इनका BP 240 से 160 हो गया था, और अगले दिन जब हम इनको वार्ड में शिफ्ट करने लगे ICU से तो इनका BP 110 हो गया था। 110/70-80 ऐसा हो गया था। तो ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। शायद ये रिस्पॉन्स इसलिए भी इतना अच्छा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें बहुत समय लगाया। हमने अच्छे से जितनी भी उसकी आर्टरीज की ब्रांचेस थी सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया, और वो जो नर्व्स थी उसको अच्छी तरह से ब्लॉक किया। क्योंकि ये प्रोसीजर आप बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट इश्यूज़ भी हैं,
भाई ये प्रोसीजर टोटल अराउंड 8 लाख के करीब पड़ता है। तो हम चाहते थे कि इसको पूरा टाइम दे करके ईच एंड एवरी आर्टरी, तो 5 आर्टरीज थी राइट साइड में, रीनल आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, और 4 लेफ्ट में थी। हम चारों में 5 में बारी बारी से गए और उस आर्टरीज को एब्लेट किया। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। पेशेंट अगले दिन वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, मोबिलाइज हो जाता है और घर चला जाता है। अब हम इनके केस में धीरे धीरे करके इनकी बीपी की मेडिसिन कम कर रहे हैं। पहले इससे ज़्यादा मेडिसिन से भी बीपी इनका 180 200 ऐसे पहुंच रहा था। अभी हम कम करने के बाद भी वो रोज़ चेक कर रहे हैं, अपना बीपी 120 130 है। और अब हमारा एम ये है कि हम धीरे धीरे करके ये बीपी की दवाइयाँ और कम करते जाएं। लेकिन मैं इसमें अगेन आपको कहूँगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी वेट बढ़ाऊं और बाकी तो हो ही जाएगा रीनल डिनर्वेशन, ऐसा नहीं है। अभी ये रीनल डिनर्वेशन जो है सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है 3 मेडिसिन के अलावा, 3 मेडिसिन चल रही है फिर भी नहीं कंट्रोल, अभी फिलहाल ये उसके लिए यूज हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है दिस में बी द फर्स्ट लाइन, ऐसा हो सकता है आज से 5 साल के बाद हर पेशेंट को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो दवा नहीं खाना चाहता उसको ये ऑफर करें कि भाई आप आरडीएन करा लो, दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। राइट नाउ बीपी मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ऑफकोर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको देना पड़ता है, करना पड़ता है। अपोलो हॉस्पिटल भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों में से माना जाता है सर। तो कई बार अगर ऐसी बीमारी, अगर कोई एक मीडियम क्लास अगर पेशेंट है, अगर यहाँ इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अपोलो हॉस्पिटल? देखिए उसमें यह है कि हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट रहता है ऐसे पेशेंट्स को लिए। इमरजेंसी में तो हम लोग शायद किसी को मना ही नहीं करते हैं। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो इतनी फ्रीडम हमको दी हुई है टू सेव द पेशेंट, इंपॉर्टेंट ये है। खैर ये प्रोसीजर कोई इमरजेंसी नहीं है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि इंश्योरेंसेस भी सब कवर करते हैं। इनका भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के इन्होंने अप्लाई किया, अप्रूवल आया, फिर हमने किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंश्योरेंस वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, क्योंकि ये नई पद्धति है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। आप देखो इंश्योरेंस वालों को हार्ट अटैक के बारे में, स्टेंट के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इस पद्धति के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आपको अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत हो, और मेरे ख्याल से जैसा आपने पूछा फ्यूचर में इसका दाम और कम होगा। इन कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उसको लाइसेंसेस वगैरह सिर्फ कंपनी छोड़, जैसे पहले स्टेंट आते थे 1.5 2 लाख रुपए का एक स्टेंट, अब 30,000 में स्टेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जा करके इसका दाम और कम होगा और ये बहुत ईजिली लोगों को अवेलेबल हो। ॲक्च्युली जेव्हा मी आलो, मी 21 तारखेला आलो, ॲक्च्युली मला हायपरटेन्शनचा त्रास 2021 सप्टेंबरपासून सुरू आहे। फेब्रुवारी 2022मध्ये माझी अँजिओप्लास्टीसुद्धा ब्रिजेश सरांनीच केली होती। जेव्हा मी 2 दिवस अगोदर आलो ऑपरेशन करायच्या अगोदर, तेव्हा एकदम बी पी शूट झालेला। 3 महिन्यापासून मला ब्लरी विजन, म्हणजे मला अस्पष्ट दिसायचं, चक्कर यायची, तोल जायचा। तर मग डॉक्टरांना जेव्हा कन्सल्ट केलं तेव्हा त्यांनी हा एक फायनल उपाय सुचवला का तुमचं मेडिकेशन्स पण चालू आहे, बी पी कमी होत नाही आहे, उद्या तुम्हाला अटॅक किंवा आणखीन किडनी डॅमेज किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो, तर हा ऑप्शन आहे। तर दुसरा पर्याय नसल्यामुळे आणि अजून वय नाही आहे तेवढं, आणि माझे ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल आहे, म्हणजे मी सिव्हिल इंजिनियर आहे, मी प्रॅक्टिस करतो, मी प्रो बाईक रायडर आहे। तर मग 23 तारखेला ऑपरेशन म्हणजे प्रोसिजर करायचं ठरवलं। जास्त फार वेळ नाही, एक कॅथलॅबमध्ये 1.5 ते 2 तासाचा प्रोसेस होता। सेम डे मला ICUमध्ये शिफ्ट केलं, दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मला नॉर्मल बाहेर वॉर्डमध्ये त्यांनी शिफ्ट केलं। 27 तारखेला डिस्चार्ज भेटलं। आता सगळं म्हणजे नॉर्मल आहे, म्हणजे ब्लरी विजन नाही आहे, बी पी नॉर्मल आहे माझा। त्याच्यामुळे आता मी माझे जे दररोजचे ड्युटीज आहेत ते परफॉर्म करायला मी आता हे झालेलो आहे। सोमवारी डॉक्टरांनी माझं मेडिकेशन पण कमी केलेलं आहे, आणखीन 3 महिन्यानंतर ते अजून कमी करतील, म्हणजे फायदा झालेला आहे ऑपरेशनमुळे। आणि म्हणजे ते डॉक्टर मला जवळजवळ 2021पासून ट्रीट करत आहेत, त्यामुळे मी बिंदास होतो। त्यांनी सांगितलं आरडीएन करायचं, मी गुगल पण सर्च केलं नाही, डॉक्टर म्हणाले करायचं आहे, हे झाल्यावरती तुमचं नॉर्मल लाईफस्टाईल जगता येईल, म्हटलं हो।
व्यवस्थित सर्जरी केलेली आहे आणि आज मी माझं आयुष्य पहिल्यासारखं परत जगायला सुरुवात केलेली आहे. आपण इन्शुरन्सच्या माध्यमातून इथं अपोलोमध्ये जॉईन झालेला आहात. इन्शुरन्ससाठी आपल्याला किती त्रास आहे का कसं नॉर्मली केले जातं? नाही, इन्शुरन्सचा प्रोसेस हॉस्पिटल आणि इन्शुरन्स कंपनी ह्यामध्ये होतो. पेशंटला धावपळ करावी लागत नाही. त्यांनी प्री अप्रुव्हलसाठी सबमिट केलं होतं. ज्या दिवशी मी अप्रूव्ह झालो होतो 2 दिवसानंतर अप्रुव्हल आलं. ॲडमिट झालो. मी डिस्चार्ज होताना पण काही मला प्रोसेस करायला लागले नाही. तो इन्शुरन्स कंपनी आणि हॉस्पिटलमधला तो पेपरवर्क होता. पेशंटला काही त्रास होत नाही त्याच्यामध्ये. वसीम काजी के साथ पंकज जनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई.